अस्सलामुअलैकुम, फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में जब से क्रैकडाउन शुरू हुआ तो हमने देखा कि डॉलर की कदर में वाक़अतन कमी हुई है और पिछले 3 रोज़ के दौरान डॉलर तकरीबन 25 से 26 रुपए कम हुआ है। और नतीजा ये है, ये बात साबित होती है कि जब रियासत रेगुलेट करती है और जब अपनी अमलदारी शो करती है तो ये सट्टेबाज हों, ज़ख़ीरा अंदोज़ हों, ये सब काबू में आ जाते हैं। और अब इंटरबैंक और जो ओपन मार्केट है उसमें डॉलर की कदर में ख़ासी बेहतरी है। कोई फ़र्क 1% से ज़्यादा भी नहीं है। ये डॉलर का मामला पाकिस्तान की मईशत के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो लोग इस वक्त आम लोग देख रहे हैं, मुझे कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई किसान है, कोई मज़दूर है, उनको तो शायद ये समझ नहीं आती कि डॉलर का असर क्या है, लेकिन हम में से हर एक की ज़िंदगी पे डॉलर का असर ज़रूर होता है। बहरहाल ये जो ऑपरेशंस, ये जो क्रैकडाउन किए गए हैं, इसके नतीजे में बेहतरी आई है, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का निज़ाम इसी तरह का है? पाकिस्तान के अंदर यही जुगाड़ चलता है कि जब तक आप क्रैकडाउन ना करें, आप सख्ती ना करें, तो फिर जो असल कीमत है वो वसूल नहीं होती। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान की मईशत के साथ हम ये देख रहे हैं कि पिछले 70 सालों से जुगाड़ ही किया गया है। पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर एक बहुत बड़े इस्लाहाती एजेंडे की ज़रूरत है, जिसका निफाज ज़रूरी है, इस्लाहाती एजेंडा। और इस्लाहात करना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इस्लाहात की जब हम बात करें तो जो सियासी हुकूमतें रही हैं उनके लिए बहुत से मामलात आड़े आ जाते हैं। मौजूदा जो निगरान हुकूमत है, अनवारुल हक काकड़ साहब इसके वज़ीर-ए-आज़म हैं। इस हुकूमत के पास अपॉर्चुनिटी ये है कि इनके पास किसी मैंडेट का बोझ नहीं है। अगर ये चाहें तो ये मुआशी इस्लाहात कर सकते हैं। अब सारा इल्ज़ाम हम IMF को दे देते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर हम IMF पे ये सारा इल्ज़ाम धरते हैं तो उससे पहले हमें कुछ सोचना होगा। इसमें क्या बुराई है? IMF अगर ये कहता है कि बिजली आप जितने की ख़रीद रहे हैं कम अज़ कम उतने में ही बेच दें, इसमें क्या बुराई है? IMF कहता है कि आप जितने में तेल ख़रीद रहे हैं उतने में ही बेच दें, लेकिन हमने बिजली पे सब्सिडी दिए रखी, हमने तेल पे सब्सिडी दिए रखी। फिर हमारे यहाँ ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है कि एक बार जो टैक्स के चंगुल में आ गया, वो अमीर है, गरीब है, बिजनेसमैन है, सनतकार है, ताजिर है, कोई है, उसने सारी ज़िंदगी टैक्स देना है। और जो टैक्स से बाहर है वो इनडायरेक्ट टैक्स तो उससे ले लिया जाता है, जिसका उसे पता नहीं होता। अगर पता हो कि ये इनडायरेक्ट टैक्स भी मैं दे रहा हूँ तो शायद वो ना दे, लेकिन हमारे यहाँ ये अजीब सा रिवाज है। FBR की तरफ जाएं तो FBR का जो परफॉर्मा है टैक्स फिल करने का, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे शख्स को भी एक वकील की ज़रूरत होती है। इवन एक मईशतदान है, उन्होंने कहा कि मैं अपना FBR का जो परफॉर्मा है टैक्स का वो खुद फिल नहीं कर सका, मुझे भी उसके लिए वकील की खिदमात लेनी चाहिए। सो ये बुनियादी तौर पर कुछ इस्लाहात हैं जिनकी ज़रूरत है। अब ये जो डॉलर कंट्रोल्ड है ये कब तक रहेगा, ये भी एक सवाल है। अगर हमने क्रैकडाउन के ज़रिए ही करना है तो फिर इसका निज़ाम ऐसा क्यों नहीं बना दिया जाता, इसमें इस्लाहात ऐसी क्यों नहीं कर दी जाती कि हमें क्रैकडाउन की ज़रूरत ही पेश ना आए? यकीनी तौर पे ये सवाल तो है। बहुत ज़्यादा बात हो रही है पाकिस्तान में इदारों की निजकारी की। अभी जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की 2 दिन पहले मीटिंग हुई है, उसमें ये तय था कि PIA को बेल आउट किया जाएगा और उनको पैकेज दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं दिया गया। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि PIA से निजकारी का सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तान में इस वक्त 197 हुकूमती इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, जिनको हम स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज़ कहते हैं, जो खसारे में चल रहे हैं। 2015 तक ये इदारे, इनका जो मजमूई तौर पे जो खसारा था वो GDP का 0.5% था, और अब 2022 में मजमूई तौर पे ये 4% हो चुके हैं। यानी जो आपकी सालाना ग्रोथ है उसमें से 4% आप इन इदारों को बेल आउट करने में, इनकी तनख्वाहें देने में आप लगा देते हैं। एक स्टील मिल का बड़ा एब्सोल्यूट केस है। इसके 75% जो हिस्से थे वो शौकत अजीज़ साहब के दौर में ख़रीद लिए थे। एक कंपनी ने इसकी निजकारी हो चुकी थी, लेकिन सदके साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के, उन्होंने इसको कलअदम करार दिया, इस निजकारी को। और ये पिछले 18 साल से स्टील मिल को हर साल 60 करोड़ रुपए हुकूमती ख़जाने से जा रहे हैं तनख्वाह की मद में हर महीने। और ये तकरीबन अगर आप इसको करें तो ये 7 अरब 20 करोड़ रुपए बन जाते हैं साल के। और 2015 से स्टील मिल बंद है, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 2015 से लेके अब तक अगर 8 सालों की ही हम बात करें तो ये कहाँ तक मामला पहुँच जाता है। तकरीबन 100 अरब रुपया सिर्फ स्टील मिल खा चुकी है 2015 से अब तक तनख्वाहों की मद में। काम, प्रोडक्शन ज़ीरो, कोई काम नहीं हो रहा। फिर साथ हम ये भी देखते हैं PIA, सालाना इसका खसारा तकरीबन 100 अरब रुपए का है, और 2003 से लेके अब तक PIA 724 अरब रुपए खा चुका है 2022 तक। सो ये बुनियादी रीज़न्स हैं, ये खसारे हैं जो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे से जाते हैं और लोगों को तनख्वाहें भी मिलती हैं। इन 197 इदारों की हम बात करें जो खसारे में हैं, तो इनमें तकरीबन 4.5 लाख मुलाजमीन हैं।
अब मुलाजमीन का हाल ये है कि PIA के 17-18 हज़ार मुलाजमीन हैं और टोटल 27 जहाज़ हैं, और इतने ही मुलाजमीन के साथ एमिरेट्स 250 जहाज़ चला रही है और दुनिया की कामयाब तरीन एयरलाइंस में उसका शुमार होता है। लेकिन हमारे यहाँ हुआ क्या? अब सवाल ये भी है कि ये इदारे ज़बूं हाली का शिकार क्यों हुए, या इन इदारों पे मसला क्या था, या इन इदारों में ये खसारे ने जन्म क्यों लिया, इनकी कारकर्दगी नाकाम क्यों हुई। नंबर 1 ये है कि इन इदारों को सियासी इस्तेमाल के लिए सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया। एक जमात आई, उसने PIA में नौकरियां दे दी, दूसरी जमात आई, उसने रेलवेज़ में नौकरियां दे दी, तीसरी जमात आई, उसने स्टील मिल्स में नौकरियां दे दी, और फिर इसी तरह इनकी जो यूनियंस हैं वहाँ पे मौजूद हैं। अब जब इनकी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो यूनियंस आ जाती हैं, वो उसके CEO का दफ्तर जो है उसको भी लॉक कर लेती हैं, वो फ़्लाइट्स ऑपरेशन भी मुअत्तल करवा देती हैं, वो रेलवे के इंजन भी नहीं निकलने देती हैं। सो ये कहानी है जो रीज़न्स हैं, जो वजूहात हैं इन इदारों के खसारे की। अच्छा, फिर सबसे बड़ी रीज़न क्या है? मिसाल के तौर पे आपने एक डॉक्टर है जिसने सारी ज़िंदगी डॉक्टरी में गुजार दी और वो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर होता है, और उसको उठा के आपने चेयरमैन लगा दिया PIA का या रेलवेज़ का। जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जो लगाया गया, बजाय इसके कि इसके एक्सपर्ट लाए जाते या जो प्रोफेशनल इस शोबे से रिलेटेड लोग हैं उनको CEO लगा दिया जाता या चेयरमैन या हेड लगा दिया जाता, तो फिर भी इसमें कुछ बेहतरी होती। दूसरी रीज़न तो ये कि ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने इन इदारों को बड़ा तबाह किया कि जिनका जो काम नहीं था उनसे वो काम लेने की कोशिश की गई, और फिर हमारे यहाँ ये ओब्लाइज सिस्टम भी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो रिवायती सुस्ती है ब्यूरोक्रेसी की, वो एक बहुत बड़ी रीज़न है इन इदारों की नाकामी की और इन इदारों के खसारे में जाने की। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड नहीं की। आप आज भी जाएं पाकिस्तान पोस्ट के दफ्तर में जाएं तो वहाँ पे आपको एक लंबा सा डंडा रखा होता है उन्होंने, और उसके साथ मोहरें लगाई जा रहे होते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। आप प्राइवेट कोरियर कंपनीज़ में जाते हैं, आप यकीन मानिए आप अपना जो पार्सल है या जो आपका कोरियर है वो आप देते हैं, उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पे आ जाता है। पाकिस्तान पोस्ट ने भी खुद को किया अपग्रेड, लेकिन उस लेवल पे नहीं किया। वैल्यू एडिशन की हम बात करें, हम बचपन से सुन रहे ML1 ML2 रेलवेज़ का जो आज तक नहीं बिच सका है। बोगियों की हम बात करें तो उनकी हालत आपके सामने है। इंजन्स की हम बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, वो डीजल ज़्यादा खाएंगे, तेल ज़्यादा खाएंगे। इसी तरह हम PIA के पास चले जाएं तो बहुत से जहाज़ लीज़ पे हैं, और फिर जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं वो भी आपके सामने हैं। एक्सपर्ट्स जो पायलट्स हैं, मैं उनकी एक्सपर्टीज़ मतलब उनकी कोई कंपैरिजन नहीं है, दे आर ब्रिलियंट। और जब PIA के ऑडिट की बात करें तो एक मिनिस्टर साहब उठते हैं और कहते हैं जी इतने हमारे जो लाइसेंसी हैं वो उनके जाली लाइसेंस हैं और पूरी दुनिया ने हमें बैन किया, और यूरोप ने आज तक बैन किया हुआ, और आज तक हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट बरतानिया की नहीं है। 4-6 घंटे का सफ़र 15 घंटे में हो जाता है। अमेरिका की हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट जो किसी ज़माने में हुआ करती थी वो नहीं है। इसके मुकाबले में दीगर एयरलाइंस ने क्या किया। तो ये वो हालात हैं। अब इन हालात में करना क्या है? 4.5 लाख लोग हैं 197 इदारों में। ज़ाहिर है ये सारे इदारे तो नहीं हो सकते प्राइवेटाइज, इनमें से कुछ को बेहतर किया जा सकता है, वैल्यू एडिशन की जा सकती है, उनकी कंपेटिटिवनेस बढ़ाई जा सकती है। लेकिन चंद इदारे, मैं ज़ाती तौर पे देखा जाए तो रेलवेज़ के हक़ में भी नहीं हूँ। पाकिस्तान के अंदर $25 बिलियन का गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है सालाना। अगर इस रेलवे की फ्रीड को बेहतर कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि पैसेंजर से कई गुना ज़्यादा ये आपको फ़ायदा दे सकती है, इसके ट्रैक बेहतर कर दिए जाएँ। लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं कि जिनकी निजकारी ज़रूरी है। अगर ये हुकूमत, काकड़ साहब की हुकूमत, जिसको ये इख्तियार भी मिला है मौजूदा जो कानून साजी हुई उसमें, अगर ये हुकूमत इनकी निजकारी नहीं करती तो यकीन माने कि आने वाली नस्लें ये बोझ फिर उठाएंगी। ये जो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 100 अरब रुपए आपके पिछले 8-9 सालों में स्टील मिल खा गई, 724 अरब रुपए आपकी PIA खा गई है पिछले 20 सालों में, तो आने वाली नस्लों पे आप मजीद जुल्म करेंगे। इन इदारों की निजकारी ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि इनके मुलाजमीन का क्या किया जाए। आपने जिनको ये बेचने हैं या जिनके साथ कोई मुआहिदा करना है, शफाफ करें, ओपन करें, पाकिस्तान के अखबारों में इश्तिहार दें, इंटरनेशनल अखबारों में इश्तिहार दें, जो मर्जी आए, ओपन बिडिंग हो, पाकिस्तान के अवाम के सामने हो और लोग आएँ इसको ख़रीदें। ये जो मुलाजमीन हैं, अगर मिसाल के तौर पे किसी ने 60 साल की उम्र में रिटायर होना है और उसको ग्रेजुएटी, पेंशन सब कुछ मिला के 50 लाख रुपए मिलना है, आप यकीनी बनाएं आप आज उनको 70 लाख रुपए दे दें, लोग हंसी खुशी कबूल कर लेंगे। कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसका हल ना हो। लेकिन अगर यहाँ पे फिर एक डंका बजे और लोगों को जबरी तौर पे बरतरफ किया जाए तो फिर वो भी मसला होगा। सो गुजारिश ये है कि काकड़ साहब की हुकूमत अगर ये कर दे तो बहुत नवाजिश है, ये नस्लों पे एहसान होगा।
अगर नहीं करेंगे तो ये जीडीपी का आज जो 4% खसारा है, ये कल को 6% होगा, करते करते 30% होगा। ये हमारे लिए वैसा ही ये खामोश सरतान बनेगा जैसे सर्कुलर डेट पहले बिजली के शोबे में बना, अब वो 2300 अरब है, किसी को मालूम ही नहीं है एग्जैक्ट सर्कुलर डेट कितना है, किसी को पता ही नहीं है। फिर उसके बाद जो गैस का सर्कुलर डेट है वो भी जन्म ले चुका है। सो ये कर दें, बड़ी मेहरबानी आपकी। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।